तो चलिए आगे बढ़ते और रुख करेंगे 33 जिले 33 खबरों का। आपको बता दें कि दिल्ली में राजघाट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, प्रमोद तिवारी, राजीव शुक्ला, बीबी श्रीनिवास, हरीश चौधरी मौजूद रहे। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें जहां पर दिल्ली में कांग्रेस के सत्याग्रह में बोलते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आज केंद्र की मोदी सरकार हर किसी की आवाज दबाने में लगी हुई है। राहुल गांधी को संसद में बोलने से रोका गया। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। देश की जनता आज बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की हकीकत जान चुकी है। आने वाले समय में देश की जनता बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 2017 के चुनावों में गुजरात में जब हार रहे थे तब उन्होंने अंतिम हथियार बनाकर कहा था कि राहुल गांधी ने मुझे नीच कह दिया है। सीएम गहलोत ने कहा है कि जो भाग गए हैं नीरव मोदी और ललित मोदी, क्या वो ओबीसी के हैं? 50 साल का मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने कभी नहीं देखा कोई मुद्दा आया हो, आरोप लगे हो और नेता उसका जवाब नहीं दे। ये पहला घटना है आजादी के बाद में जिसमें प्रधानमंत्री जी आरोपों का जवाब लेने के बजाय एक नाम तक अडानी जी का नहीं ले रहे हैं। इससे और शक पैदा हुआ देशवासियों को, और शक पैदा हो रहा है कि पहला प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहा है जो आरोप लगाया राहुल गांधी ने। कुछ तो कहते, बात आगे बढ़ती। ये पहला किस्सा जहां पर मौन धारण किए हुए प्रधानमंत्री जी, आप समझ सकते हो, और राहुल गांधी जी पर आरोप लगाए। लंदन में आप क्या बोल के आ गए? अभी प्रमोद महाजन कह रहे, प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे किस प्रकार से आपने कोरिया में, जर्मनी में क्या क्या बोले देश के बारे में। माफी तो आपको मांगनी चाहिए थी, देश से प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए थी, और राहुल गांधी से माफी मंगवा रहे हैं। जो बातें राहुल गांधी बोल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो बातें जगह वहां बोली। आज इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, आप हम बैठे बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, चाहे तो दुनिया सुन सकती इसको। नई बात क्या बोली उन्होंने, पर जिस प्रकार से माहौल बनाने का प्रयास किया गया, और फिर आप देखिए उन्होंने कहा मुझे बोलने का मौका दो, मेरे ऊपर आरोप लगे, मैं खुद पार्लियामेंट में रहा हूं, नियम है पार्लियामेंट का, भाई आप कम से कम मेरे ऊपर आरोप लगाए, आपने सबने हाउस में हाउस चलने दिया, आरोप लगाए गए, मैं जवाब देना चाहता हूं। स्पीकर ने परवाह नहीं करी, वो क्या परवाह करेंगे? मोदी जी के सामने चाहे स्पीकर साहब हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, चाहे वो कोई नेता हो, जो औरा बना रखा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उनके सामने जाके कोई बात सही कहता ही नहीं है। हिम्मत ही नहीं कहने की, साथ नहीं जुटा पा रहे मेंबर पार्लियामेंट हो या केंद्रीय मंत्री हो। इन हालातों में ये देश चल रहा है। संविधान की धज्जियां उड़ रही देश में। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, किसी को नहीं मालूम है। एक अवसर आपके सामने आया है ये, जिसके लिए हम बैठे हुए हैं। आज राहुल गांधी इस देश के लोगों की आवाज बन के आगे आए हैं। कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर आप उसको सुन लेंगे यूट्यूब के अंदर, अगर आपने नहीं सुना है तो कृपा करके जाके सुन लीजिए, आपको लाइन मिल जाएगी आगे आने वाले वक्त में हमें किस दिशा में जाना है, क्या करना है, क्या चुनौती हमारे सामने हैं। उन्होंने अपनी बात कह दी, उन्होंने देश के सामने अपना एजेंडा रख दिया है कि मुझे चिंता नहीं कि मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर रहूं। मुझे देश ने सब कुछ दिया है, प्यार दिया है, मोहब्बत दी है, आशीर्वाद दिया है। मैं चाहूंगा देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं लगातार बोलूंगा, चाहे अडानी जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो। उन्होंने हमें एक मैसेज दे दिया है। अब हमारी ड्यूटी बनती किस प्रकार से हम लोग ड्यूटी को निभाएं, पब्लिक बीच में जाएं। और मुझे खुशी है खड़गे साहब ने और वेणुगोपाल जी ने जो प्रोग्राम दिए हैं, प्रियंका जी ने, आज पूरे देश के अंदर राज्यों में जगह जगह पर धरने चल रहे हैं, लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया राहुल जी ने कल बोल करके। अब हमारी ड्यूटी बनती है किस प्रकार से हम उनकी भावनाओं को देखते हुए आगे बढ़ाएं, और राहुल गांधी की भावना को बढ़ाएंगे तो देश बच पाएगा।
राहुल गांधी ने एक मौका दे दिया है देश को भी, देशवासियों को भी, कांग्रेसजनों को भी। यही वक्त है जब आप जिस रूप में फैसले हुए हैं, कोर्ट के डिसीजन हुए हैं, निष्कासित किए गए अविलंब 24 घंटे में एक अवसर दिया है कि हम किस प्रकार देशवासी जो खुद परेशान हैं, दुखी हैं, मैंने कहा उनकी आवाज बन के राहुल जी निकले हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम देशवासियों को एहसास करवा दें, हम सब आपकी भावनाओं को समझते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे, मुकाबला करेंगे और देश में कैसे लोकतंत्र कायम रहे, मजबूत रहे, जो सपना देखा था हमारे नेताओं ने, उसमें हम सफल होंगे। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार राहुल जी के सवालों के जवाब देने की बजाय गिरफ्तारी से खुद को बचाने का रास्ता तलाश रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती नफरत के सवाल उठा रहे हैं, लेकिन केंद्र उन सवालों को लेकर जवाब देना नहीं चाहती है। तो वहीं राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल भैरवा बावनवास दौरे पर रहे हैं। उन्होंने विधायक इंदिरा मीणा के साथ क्षेत्र का दौरा किया है। आपको बता दें कि बैरवा ने ओलावृष्टि से किसानों की खराब हुई फसलों का जायजा लिया है। इसके बाद मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शिरकत की है। कार्यक्रम समारोह को संबोधित करते हुए विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डाला है, साथ ही उनके आदर्शों को आत्मसात करने की अपील की है। वहीं दोनों ने किसानों को आश्वासन देकर ये बात कही है कि जल्द ही फसलों से जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाएगा। इंदिरा जी मीणा साहब विधायक बावनवास एवं श्री अमर रहे इंदिरा मीणा तो फिलहाल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आपको बता रहे कि विधायक इंदिरा मीणा के साथ दौरा किया है और साथ ही साथ मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत की है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो किसान हैं उनसे भी बातचीत की गई है, क्योंकि किसानों की जो फसलें हैं उनमें ओलावृष्टि के बाद काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में उन्होंने खेत में जाकर जायजा भी लिया है और किसानों को यह आश्वासन दिया है कि जल्द ही गिरदावरी करवाकर मुआवजा दे दिया जाएगा। तो आपको ये भी बता दें कि बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त की गई है, उसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि न्यायालय के जो प्रावधान बने हैं उनके हिसाब से उन्हें दंडित किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ नहीं है। जो कानून बना है उस हिसाब से ये फैसला आया है। राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं वीर सावरकर के बारे में उन्होंने कहा कि वीर सावरकर की पूरी देश में पूजा होती है, उनके बारे में चर्चा करना उनका अपमान है। तो फिलहाल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि कानून के हिसाब से ये फैसला आया है, इसमें नरेंद्र मोदी का कोई भी हाथ नहीं है। राहुल गांधी को लेकर मंत्री मेघवाल बोले हैं, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके के कानून बने हुए हैं उसी के हिसाब से ये फैसला आया है और ऐसे में कोई भी गलत चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सीकर के दांतारामगढ़ में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विशाल भगवा वाहन रैली और शोभा यात्रा निकाली गई है। भगवा वाहन रैली में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि दांता की गौशाला से भगवा रैली शुरू हुई है, जिसका समापन बस स्टैंड पर हुआ। लोगों ने शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया है। आपको बता दें कि शोभा यात्रा का मुस्लिम समुदाय ने भी पूरे जोश के साथ स्वागत किया। इस दौरान सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी मुस्तैदी रही। खबर अब झुंझुनू से आ रही है। आपको बता दें कि झुंझुनू में पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 200 से ज्यादा बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई के लिए
लगभग 60 से ज्यादा टीमों का गठन किया था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर 200 से ज्यादा बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इन सभी बदमाशों से पूछताछ की जा रही है और उम्मीद है कि जल्द ही कोई बड़े खुलासे भी यहां पर देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डूंगरपुर के सागावाड़ा में विप्र फाउंडेशन के 7वें विप्र महाकुंभ का आयोजन हुआ है। आपको बता दें कि महाकुंभ में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज ने शिरकत की है। महाकुंभ में हुंकार भरी गई है, ब्राह्मणों का अपमान अब सहन नहीं होगा। इसके साथ ही मनोनयन तथा विधान परिषद के गठन का भी मुद्दा प्राथमिकता से उठाया गया है। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी लाइन से हटकर कई मुद्दे रखे हैं। गौरव वल्लभ ने कहा है कि उच्च सेवाओं में विप्र बच्चे टॉप लिस्ट में आए हैं, आज ऐसे प्रस्ताव की आवश्यकता है। उन्होंने ब्राह्मणों को लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व के अनुपात के अनुसार देने की बात कही है। विप्र महाकुंभ में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने विप्र को सामाजिक प्रतीक बताया है। साथ ही उच्च सेवा में प्रतिशत बढ़ाने की वकालत करते हुए कहा कि कोचिंग की व्यवस्था हमें करनी होगी। कल्ला ने केंद्र के सामने 14% आरक्षण की मांग उठाई है और विप्र बैंक स्थापना की भी बात कही है। इस दौरान विप्र कल्याण बोर्ड के लिए 100 करोड़ का बजट भी मांगा है। इस दौरान हरियाणा से आए कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज ने कल्ला के भाषण में हस्तक्षेप किया और विप्र कल्याण बोर्ड को 100 करोड़ की राशि राज्य सरकार से दिलाने की मांग की है और कहा है तब इस बोर्ड की सतर्कता होगी। इस पर कल्ला ने सरकार से बात करने का आश्वासन दिया है। विप्र महाकुंभ में सागवाड़ा को जिला बनाने की मांग उठाई गई है। आपको बता दें कि महाकुंभ की खास बात यह है कि जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत मालवीय, सांसद कनकमल कटारा समेत सर्व समाज ने मंच को साझा किया है। कटारा ने बांसवाड़ा को रेल लाइन से जोड़ने की भी मांग की है। वहीं नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कार्यक्रम को मोबाइल से संबोधित किया है। उन्होंने विप्र फाउंडेशन की प्रशंसा की है। उन्होंने महाकुंभ में नहीं पहुंचने पर माफी भी मांगी है। विप्र फाउंडेशन के संस्थापक सुशील ओझा ने 50 जिलों में ई लाइब्रेरी की घोषणा की। साथ ही कहा कि हम किसी के हक को छीनना नहीं बल्कि हमें मिले अधिकारों के आधार पर भावी पीढ़ी की खुशहाली पर विचार मंथन के लिए यहां जुटे हैं। उन्होंने ई लाइब्रेरी और छात्रावास के लिए जमीन की मांग की है। इस मांग का असर ऐसा हुआ है कि बांसवाड़ा सागवाड़ा के सभापतियों ने जमीन देने की हाथों हाथ मन से घोषणा कर दी है। महाकुंभ में विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम गुरुजी ने संस्कारोदय पर बल दिया है। कार्यक्रम को विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संरक्षक मावली, विधायक धर्मनारायण जोशी समेत कई वक्ताओं ने संबोधित किया है। कार्यक्रम में रामस्वरूप दास जी, महाराज रघुवर दास जी मौजूद रहे। आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि महाकुंभ में राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद रही हैं। विधायक कैलाश मीणा, विधायक गोपीलाल मीणा, पूर्व मंत्री भवानी जोशी, पूर्व विधायक रमेश पांड्या, नगर परिषद के सभापति जितेंद्र त्रिवेदी, कांग्रेस नेता दिनेश खेड़निया, भाजपा के जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोड़निया, जिला प्रमुख खोड़िया आहारी, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के ओएसडी शैलेश शर्मा, गलियाकोट प्रधान कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस महाकुंभ के संयोजक भूपेंद्र पांड्या ने महाकुंभ को सागवाड़ा में आयोजित करने की मंशा पर प्रकाश डाला है। विप्र फाउंडेशन जोन 1A के प्रदेश अध्यक्ष के शर्मा ने अतिथियों और उपस्थित जनों का महाकुंभ में पधारने के लिए अभिनंदन किया है। इस विप्र महाकुंभ में देश भर से प्रतिनिधि पहुंचे हैं। आपको ये भी बता दें कि इस महाकुंभ से पहले विप्र फाउंडेशन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। इसमें शामिल प्रतिनिधियों ने महाकुंभ में भी शिरकत की है। संरक्षक राधेश्याम रंगा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एसएन श्रीमाली, राधेश्याम सिखवाल, राष्ट्रीय महामंत्री सीए सुनील शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री भगवान व्यास, राष्ट्रीय सचिव परमेश्वर शर्मा, राष्ट्रीय मंत्री विष्णु पारेख, राष्ट्रीय सचिव प्रमोद पालीवाल, पंकज जोशी, महाराष्ट्र के अध्यक्ष सीए राम अवतार शर्मा, जयपुर जोन प्रदेश अध्यक्ष राजेश कर्नल, भरतपुर जोन के अध्यक्ष वेद प्रकाश उपाध्याय, उद्योगपति और झील हॉस्पिटल के संचालक दिनबंधु भट्ट, भूपेंद्र भट्ट, गुजरात विप्र फाउंडेशन के महामंत्री मीठालाल जोशी, विप्र युवा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र पालीवाल, विक्की के शर्मा मौजूद रहे। विप्र महाकुंभ में जन सैलाब उमड़ा है और आयोजकों की तैयारी भी कम पड़ गई है। लोग दोपहिया वाहन से भी महाकुंभ पहुंचे हैं। कार्यक्रम में महिलाओं ने भी भाग लिया है। और वो ये है कि मेरे एक मुसलमान मित्र से मैंने पूछा, साथ में बैठे थे, कि भाई तुम लोग बात की बात में 1000 आदमी इकट्ठे कैसे हो जाते हो? हम तो कितने दिनों से प्रयास करते हैं तब इतने लोग इकट्ठे होते हैं, और तुम्हारे इतनी मस्जिदें मदरसे कहां से चलते हैं? हम तो
सामान्यतया मुसलमानी मोहल्ले से निकलते हैं तो गरीब बस्तियों देखते हुए निकलते हैं। तो उन्होंने एक बड़ी मर्म की बात मुझे बताई, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा, भाई साहब, आपके पास जब पैसा बढ़ता है तो आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने भवन को और कितना बड़ा कर सकें, अपने इंडस्ट्री को और कितनी बड़ी कर सकें, इसी विषय में आप लोग सोचते हैं। लेकिन हमारे यहां टायर पंचर वाला व्यक्ति भी जो 200 रुपया रोज का कमाता है, वो 200 रुपया में से 20 रुपया ज़कात के रूप में मस्जिद या मदरसे में स्वतः ही पहुंच जाता है। क्या होगे? तो मैं ये कहना चाहूंगा सभी बंधुओं से, यदि राष्ट्र को, भारतवर्ष को राष्ट्र गुरु बनाना है, यदि ब्रह्म शक्ति को, कुंडलिनी को जगाना है, तो अपने आप को सबसे पहले ये गोड़, खंडेलवाल, ओझा, इस बागर को, इस बोल्डर को तोड़ें, तो निश्चित रूप से हम पूरे विश्व की कल्याण की कामना करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सबको मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपार जनसंख्या के अंदर आप आए हुए बागड़ के साथियों को मैं नमन करता हूं। जय हिंद, जय परशुराम। कुंभ बनाया है और यहाँ पर आने सभी मित्र देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं आदरणीय सुशील ओझा जी का धन्यवाद अर्पित करता हूँ। ये कलश पूरे देश भर में इन्होंने दिखाई है और हम सब लोग समाज उत्थान के साथ राष्ट्रोत्थान के लिए, क्योंकि समाज हमेशा से विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, माता पिता की जय हो, सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, एक परिकल्पना हम लोग लेकर चले हैं। तो हर व्यक्ति को गले लगाने का और इस राष्ट्र के उत्थान में अपना सर्वोच्च देने का संकल्प लें। और एक बहुत बड़ा प्रकल्प, अरुणाचल की धरती पर एक गगनचुंबी प्रतिभा भगवान परशुराम जी की वहां बन रही है। इस मेवाड़ की धरा पर भी मातृकुंडिया में हमने एक बहुत बड़ा पेनोरमा भगवान परशुराम जी की तपोभूमि पर, तपस्या स्थल पर बना है। और आप सबके आशीर्वाद से पहले वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के ऊपर, फिर आप जयमल जी के ऊपर, जाला मन्ना के ऊपर, और ये चौथा डाक टिकट हमारी मांग पर भारत सरकार ने भगवान परशुराम जी के ऊपर आजादी के इतने वर्षों के बाद भगवान परशुराम जी के ऊपर डाक टिकट का विमोचन हुआ है। यहाँ पधारे सभी लोगों का मेरे सौभाग्य नहीं है कि आपके सबके दर्शन करने का आज मैं आपसे आपके चरणों में क्षमा भी चाहता हूँ। लेकिन इतने अब इस राजनीतिक कार्यक्रम में सबको मैं प्रणाम करते हुए आप सबका आशीर्वाद बना रहे। और मैं आप सबके लिए बहुत निरुद्र हमारे फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद देता हूँ। मंचा से सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और मैं नहीं आ पाया उसके लिए मैं क्षमा याचना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब समाज के उत्थान के साथ राष्ट्र के उत्थान के लिए एक समर्पण भावना से काम करें। और विश्वास दिलाता हूँ आपका एक भाई, आपका एक साथी, आपका एक बेटा हमेशा आपके साथ खड़ा है। यही मैं प्रार्थना आपके चरणों में करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।